तो हैप्पी संडे। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि हमने कहा था आपसे, काफ़ी सारे वादे किए थे। उसमें से एक वादा ये भी किया था कि हाई स्कूल के बच्चों को अनिवार्य संस्कृत पढ़ा दिया जाएगा। तो उसी पढ़ाई की कड़ी में आज ये आते हैं देशभक्त चंद्रशेखर। पाठ का नाम है, यानी कि जो लोग ये समझ के बैठे थे कि चरखे से आज़ादी आ गई या लाठी से किसी को भगा दिया गया, तो पहली बात तो वो अपना दिल और गुर्दा पकड़ के बैठे हैं। Because India did not get freedom with the help of log or spooning machine. It got freedom on the base of so many brave people like Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Ram Prasad Bismil, Batukeshwar Dutt, सबने मिलकर के देश को आजाद करवाया। अगर कोई देश की आजादी की लड़ाई में एक छड़ी भी खा गया तो उसको भी उतना क्रेडिट मिलना चाहिए था। फिलहाल अब देर नहीं करते हुए हम आते हैं, यह भी एक लघु नाटिका ही है, जैसा मैंने आपको वीरा विरळ पूज्यते में बताया था। स्थान है वाराणसी का न्यायालय और शुरू करते हैं। स्थानम वाराणसी न्यायालयः। स्थान क्या है? वाराणसी का न्यायालय, यानी कि जिसको आप शहर बनारस समझते हैं। न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्धषः पारसिकः तिष्ठति। अर्थात न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दबंग पारसी बैठा हुआ है। दुर्दशा माने दबंग। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। और जो आरक्षक हैं यानी कि सिपाही, पुलिस कांस्टेबल जिसको समझते हैं आप, तो वो सिपाही किसको लाते हैं सामने? चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते और मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण षोडश वर्षीय किशोर। और चंद्रशेखर कैसे हैं? तो पुष्टांग हृष्ट पुष्ट बालक हैं, गौरवपूर्ण, है ना? गौरव वर्ण, क्षमा करें, गौरव वर्ण गोरे रंग के हैं, षोडश वर्षीय 16 वर्षीय किशोर माने युवा। 16 वर्ष की अवस्था में जब आप 3 कट्ठा अल्हुआ, 1.5 कट्ठा भंटा और धनिया बो रहे हैं, चटनिया जान, उस उम्र में वह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ा थोड़ा कुछ तो सोचो मेरे बच्चों, जिस तरह से सांड की तरह लड़ जाते हो बैठे-बैठे। जरा सोचो कि अगर वे लोग भी ऐसे ही रहे होते, तो आज हमारे देश की स्थिति क्या हुई होती? फिलहाल इसका अर्थ लिखते हैं कि स्थान है वाराणसी का न्यायालय है और न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दबंग पारसी बैठा हुआ है और उसी के सामने सिपाही चंद्रशेखर को लेकर आते हैं, मुकदमा शुरू होता है और चंद्रशेखर जो है हिष्ट-पुष्ट बालक हैं और गोरे रंग के हैं, 16 वर्षीय हैं, किशोर हैं, यानी कि युवा। आरक्षक कहता है श्रीमान, संबोधन चिन्ह है। अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह रहा चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंह मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः। पिछले दिनों कई असहयोगियों के साथ, असहयोगियों का मतलब ये है कि असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों के साथ मिल करके इसने एक दुर्जय सिंह नाम के सिपाही पर पत्थर से प्रहार कर दिया था और ये न दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश यानी कि वह न्यायाधीश जो है कहता तम बालकम विस्मयेन विलोकन। उस बालक को विस्मय, यानी कि जैसे अंग्रेजी में आई हैव टॉट यू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक स्थिति जब होती है तो उसको आश्चर्य से देख करके कहता है रे बालक, तव किम नाम? है बालक, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं। आजाद,
मेरा नाम आज़ाद है। स्थिरीभूयः स्थिरता से, गंभीरता से न्यायाधीश फिर से प्रश्न पूछता है, "तव पितुः किम नाम?" तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? चंद्रशेखर जवाब देते हैं, "स्वतंत्रता।" स्वतंत्र, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र, आज़ादी। त्वं कुत्र निवसति? कहाँ रहते हो तुम? तव गृहं कुत्रास्ति? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर जवाब देते हैं, "कारागार एव मम गृहम्, जेल ही मेरा घर है।" इतना जुनून जिसके साथ होगा, जिसके अंदर होगा, जिस बालक के अंदर, 16 साल के किशोर के अंदर, वही न इतिहास बदलेगा। और देश किसी एक व्यक्ति के आज़ाद कराने से नहीं हुआ था। जिस तरह से नकली लोग टाइटल लगा के घूम रहे हैं, असली का पता ही नहीं कि असली का खानदान कहाँ चला गया। और नकली जिन्होंने टाइटल अपनाया, उस देश भर में गंध मचाए हैं, समाज को बाँटने का प्रयास कर रहे हैं। कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने पिछड़ा है, कितने ये हैं, कितने फला-ढिमका हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारी कोई जाति है, तो वो भारतीय है। और दुनिया में सिर्फ़ 2 ही जातियाँ होती हैं, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। बाकी सब ढकोसले हैं, समाज को बाँटने का काम करते हैं। केवल नाम से, जाति से कुछ नहीं होता है। आप ही ज़रा सोचिए कि जिसको हम लोग अति दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित ये सब कह के संबोधित करते हैं, अगर वही लड़का कल को डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, तो कौन सैल्यूट नहीं मारेगा? तो एक तो हो गई शिक्षित और दूसरी हो गई अशिक्षित। और कमज़ोर व्यक्ति का कोई धर्म भी नहीं होता। तुलसीदास ने कहा समरथ के नहीं दोष गोसाई, सामर्थवान पुरुष का कोई दोष नहीं। फिलहाल इस पर आते हैं तो कहते हैं कारागार एव मम गृह, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशः स्वगतम् कीदृशं प्रमत्ता स्वतंत्रतायै अयम् अतीव धृष्टा उद्दंडयश्चाम नवयुका। बड़ा दुष्ट बालक है ये तो। कैसे बात कर रहा है ये? अहम इमं पंचदशः काशघातान दंडयामि। मैं इसे 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, आई डोंट वरी, 15 कोड़ा मारोगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, ततः दृष्टिगोचरः भवतः कोऽपि नामात्रवशेषः फलकेन दृढं बद्धः चंद्रशेखरः काशाहस्तेन चाण्डालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च। वहां कौन कौन दिखते हैं? तो कोपीन मात्रावशेष, केवल लंगोट लपेटे हुए, फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखर, एकदम दृढ़ दिखते हैं, काश हस्तेन चंडालेन, और हाथ में चंडाल कोड़े लिए हुए है, अनुगम्यमान कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च, कारावासाधिकारी है गंडा सिंह। गंडा सिंह कहता है चांडाले प्रति, चांडाल की ओर देखते, दुर्मुख मम आदेशम कालमेव काशघातः कर्तव्यः। मेरे आदेश के अनुसार कोड़े बरसाओ। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर को देखते हुए, रे दुर्विनीत युवक, लभस्व इदानीं स्वाविनयस्य फलम, अपने कर्म का फल भोगो जो तुमने किया है। कुरु राजद्रोहम, और राजद्रोह करो। दुर्मुख काशाघातः एकः,
वह एक कोड़ा मारता है, दुर्मुखः चंद्रशेखरम काशया ताड़यत्, और लगातार वो कोड़े बरसाता है। और जब वह कोड़े बरसाता है, तो चंद्रशेखर कहते हैं, जयतु भारतम, भारत माता की जय। जरा नाम देख लीजिए, गंडा सिंह, भारतीय ही है, जिसने चंद सिक्कों के लिए, सुख सुविधा के लिए अपने ही देश के नौजवान पर लाठी बरसाने का काम किया। यही भारत की स्थिति थी। और जब वह कोड़ा बरसाता है, तो चंद्रशेखर कहते हैं, जय तु भारतम, भारत माता की जय। गंडा सिंह फिर से कहता है, दुर्मुख द्वितीय काशघात, दूसरा कोड़ा मार, दुर्मुख पुनः ताड़यति, वह दुष्ट जल्लाद फिर से मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुरम भारतम जयतु इति वदति, और वह बार-बार मारता है और बार-बार यही बोलते हैं, जय तु भारतम, भारत माता की जय। एवं स पंचदशक काशाघाताय ताड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोड़े मारता है। एक 16, इसके पश्चात यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्त बहिः आगच्छन्ति, इसके बाद जब दंड भोग कर कारागार से बाहर आते हैं चंद्रशेखर, तदैव सर्वे जनाः तं पारितः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। जब बाहर आते हैं, तो उनको देख करके बहुत से बालक उनके चरण पर गिरते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। इस तरह का जुनून जगा था देश में आज़ादी के प्रति, जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे थे। और तो सुन लेना बेटा, अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता, तभी अंग्रेज लोग यहीं रहते, और जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण हुआ माउंटबेटन के मित्र को, वैसा नहीं हुआ होता। रूस को आज़ादी मिली, ज़ार निकोलस द्वितीय का अंत हुआ। फ्रांस को आज़ादी मिली, लुई वंश का अंत हुआ। 1 वर्ष के लिए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे ने रेन ऑफ टेरर चलाया, कई लोगों को गिलोटिन पर लटका दिया। लेकिन 21 साल में उसको गिलोटिन पर लटकाया गया, उसी गिलोटिन पर। तो वहाँ की आज़ादी मिली, और हमारे वहाँ, हम तो थे नहीं वहाँ पर, कहते हुए सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। रेडियो पर घोषणा हुआ, देश आज़ाद हो। और इस समय आज़ाद भारत में हैं हम लोग। इसमें आजकल डेमोक्रेसी को बचाने का मुहिम चल रहा है। 16 वंश लुई वंश के शासन ने किया था, 16 पीढ़ी। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, लेकिन एक ही परिवार के चरण चाटू आज भी कुछ लोग हैं, जो चाटते रहते हैं चरण चाटू। बाकी ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं होते हुए बताते हैं कि यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तिबहिः आगच्छति, तदैव सर्वे जना तं पारितः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। बहुत से लोग, बहुत से बालक उसके पैर पर पड़ते हैं, चंद्रशेखर जी के पैर पर पड़ते हैं, माला पहनाते हैं, अभिवादन करते हैं। चंद्रशेखरः किमधिक्रियते भवद्भिः वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्ता तस्यां शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्तबन्दिवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति। हम सब भारत माता के भक्त हैं, और शत्रु शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये जो रक्त बह रहा है, ये अग्नि बह रही है। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्त सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय बोलते हुए सब चले जाते। प्यारे बच्चों,
कभी भी ये मत सोचो कि सरकार तुम्हारे लिए क्या कर रही है, देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। तुम ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। सरकार तुम्हारे लिए फ्री में सब कुछ करने के लिए नहीं होती है। सरकार इसलिए होती है ताकि वह शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करे, संचालन करे देश का, देश को सही दिशा में ले जाए और इस बात का ध्यान रखे कि सबको समान अवसर मिले, सबका साथ सबका विकास हो। एक ही परिवार की चरण वंदना न हो। झंडा ढोते-ढोते लोगों के जूते टूट जाते हैं, लेकिन चरण वंदना नहीं छूटती है। जिस दिन तर्क शक्ति का विकास होगा, उस दिन समझ जाओगे कि असली डेमोक्रेसी क्या है। इसी के साथ चूँकि यह वीर रस में लिखा गया है, तो थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है, ज़्यादा निकल गया हो तो फिर क्या ही किया जा सकता है इसके लिए। किंतु उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। इसकी व्याख्या हमने कर दिया है। जहाँ न समझ में आया हो, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। कल से बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पुत्र ने भी कहा है कि पिताजी थोड़ा स्पीकिंग क्लास के लिए मोटिवेशन दीजिए अंग्रेजी की स्पीकिंग। तो हाई स्कूल के बच्चों के लिए अनिवार्य संस्कृत हमने पढ़ाने का जो वचन दिया था, उसी को करने के पश्चात कल से स्पीकिंग की पहली स्टेप की वीडियो कल आएगी और इसके पश्चात स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। क्योंकि आबिद मियाँ को भी समझाना है, अंग्रेजी तो वो जानते नहीं हैं, टैलेंटेड बहुत हैं, आगे हो जाएँगे। धन्यवाद।